मैंने जो विजन के लिए जो घोषणा पत्र जारी किया था, जो संकल्प पत्र जारी किया था दादरी हल्के के लिए, वो 100% पूरे करेंगे। संकल्प पत्र में जो आपकी घोषणा है वादे शामिल होंगे, प्राथमिकता किसको दी जाएगी? पहले तो सीवर की और पानी की समस्या है। जो शहर के अंदर सीवर की और पानी की व्यवस्था खराब हो रही है, उसके लिए मैं बहुत जल्द मुख्यमंत्री जी से टाइम मांग के और उच्च अधिकारियों को यहाँ दादरी में बुला के, जो चंडीगढ़ लेवल के अधिकारी हैं उनको दादरी में बुला के उनकी यहाँ के अधिकारियों के साथ मीटिंग करा के और फील्ड में ले जाके समस्या दिखाऊंगा। सीसीआई के लिए भी कोई प्रोजेक्ट है क्या आपके? सीसीआई के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करेंगे। 15 नवंबर से सेशन शुरू है लोकसभा का। उस वक्त मैं केंद्रीय मंत्रियों से समय मांग के मिलूंगा और ये प्रोजेक्ट सिरे चलाऊंगा। आज के दिन शहर का पीने का पानी आधे से ज़्यादा खराब है जी। बिल्कुल पता है मेरे को, सीवर की पानी की सारी व्यवस्था खराब है। वो बिल्कुल नए सिरे से शुरू करवा के मास्टर प्लान के तहत, काम चलाओ नहीं, जुगाड़ नहीं, मास्टर प्लान के तहत सारा दादरी शहर का सीवर व्यवस्था ऐसी दुरुस्त हो जाएगी कि आने वाले 30-40 साल तक शहर के लोगों को कोई ये मुसीबत से परमानेंट पीछा छूट जाएगी। गांव में भी काफ़ी समस्याएं सामने आई। गाँव की समस्या भी दूर करेंगे धीरे धीरे करके। देखो मेरे पास 60 महीने हैं, 5 साल है मेरे पास, 5 साल में 60 महीने। धीरे धीरे करके 2029 से पहले समस्त समस्या वैसे तो कभी खत्म होती नहीं, लेकिन जो आज समस्या है वो खत्म हो जाएगी। सर, किसानों को खाद के लिए काफ़ी किसानों के लिए खाद के लिए अकेली दादरी या दादरी जिले में समस्या नहीं, पूरे हरियाणा में समस्या है। पीछे से सप्लाई का मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी। मुख्यमंत्री जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट से जो कृषि मंत्री जी हैं उनसे बात की थी और धीरे धीरे करके सप्लाई शुरू हो रही है। 13 तारीख को सेशन शुरू होगा, उसमें अपने चरखी दादरी के क्या मुद्दे उठाएंगे आप? देखो चरखी दादरी के मुद्दे, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो मेरे संज्ञान में नहीं है, जो मेरी नॉलेज में नहीं है। आप देखेंगे सेशन के अंदर अब की बार क्वेश्चन आवर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि सारी दादरी की समस्याएं मैं सेशन में उठा सकूँ और समाधान करवा सकूँ। बिजाई का समय चल रहा है सर, जैसे किसानों को खाद नहीं मिलेगी तो ऐसे में किसानों को बहुत जल्द धीरे धीरे करके बहुत जल्द ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। डीएपी की सेंट्रल गवर्नमेंट से रैक आ रहे हैं और धीरे धीरे सप्लाई पूरी हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी गठित की है हार की समीक्षा को लेकर और उसमें दादरी से भी उम्मीदवार रही हैं, वो भी शामिल हैं। तो आरोप ये लगा रहे हैं कि ईवीएम जो मशीन थी वो 90% तक वो थी। देखो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी हो जाएंगे। देखो 8 तारीख को काउंटिंग हुई, 8 तारीख को काउंटिंग हुई तो सबसे पहले कांग्रेस के लोगों ने ही भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ बोले, उनकी पॉलिसी के खिलाफ बोले, उनके क्षेत्रवाद के खिलाफ बोले, उनके परिवारवाद के खिलाफ बोले। 9 तारीख को फिर बचे हुए कांग्रेसियों ने उनके खिलाफ बोले, उनके इल्ज़ाम लगाए कि भाई कांग्रेस की हार का कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार है, दीपेंद्र हुड्डा और उसकी जो कार्यप्रणाली थी वो इसकी जिम्मेदार है। फिर जब उनको ये लगा हुड्डा परिवार को कि भैया तो सारा सब कुछ तुम्हारे पर पेलने लगे, तो उन्होंने 10 तारीख को अपने उम्मीदवारों को ये कहा कि और चीज़ छोड़ो, ईवीएम के ऊपर इल्ज़ाम लगाओ, लोगों का माइंड डाइवर्ट करो ईवीएम की तरफ। आप सभी दादरी के रहने वाले हैं, आप शहर के रहने वाले हैं, आप गाँव के रहने वाले हैं। आप अपने बूथ से देख लीजिए कि किसी भी बूथ में अगर आपको ये लगता हो कि ईवीएम की गड़बड़ी हुई है, ये सिर्फ माइंड डाइवर्ट करने का प्रक्रिया है और कुछ नहीं है। तो यानी वो कमेटी सिर्फ दिखावा मात्र है। वो तो देखो कांग्रेस वाले जाने, मैं तो क्या कह सकता हूँ। मनीषा सामान्य आप पर आरोप लगा है शराब और गुंडे लेकर, आपने सुना हो सकता है? नहीं, गुंडे तो मैं 2002 में नौकरी लगा था। 2002 के बाद हमारा 5वां इलेक्शन है। आप लोग गवाह हैं, कोई भी बदमाश मेरे इलेक्शन में या मेरे पिताजी के इलेक्शन में वोट मांगने आया हो। और रही शराब और पैसे की बात, मैं आदरणीय मनीषा जी से आपके माध्यम से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमने 7 इलेक्शन लड़े हैं। 7 इलेक्शन में हमारे को तो इस दादरी हल्के में एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो यूँ कहता हो कि मैं शराब पी के वोट दूंगा या पैसे लेके वोट दूंगा। मेरे को तो मिला नहीं, उनको मिला हो तो वो मेरे को बता दे, कम से कम मेरे को तो पता चल जाए कि दादरी हल्के के अंदर शराब और पैसे से वोट देने वाले लोग कितने हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सुनील सांगवान जो जेलर थे उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने कैदियों को फरलों के बाहर निकाल रखा है और वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं। फरलों कैसे मिलती है भाई? फरलों की प्रक्रिया है। फरलों किसी विधायक के कहने से नहीं मिलती, किसी मंत्री के कहने से नहीं मिलती। फरलों की एक प्रक्रिया है, एक्ट है, कानून है। ऐसे नहीं मिलती कि किसी के कहने से भी किसी को फरलों मिल जाएगा।
विधायक जी आपका जो मैनिफेस्टो था उसमें था कि मेडिकल कॉलेज जो है उसकी नींव 3 महीने के अंदर रखवा दी जाएगी। आप भी लंबे समय से जो पूर्व में विधायक रहे वो भी ये मुद्दा उठाते रहे, लेकिन आज तक लोगों को मेडिकल कॉलेज की सुविधा नहीं मिली। आप 3 महीने का टाइम दें, 3 महीने में मैं दिखाऊंगा, बिल्कुल आधारशिला रखी जाएगी, सारे काम होंगे। चुनाव प्रचार प्रसार में लक्ष्मण रेखा एक आपका अहम मुद्दा था। दादरी में सरेआम गोलियां चला दी जाती हैं और काफ़ी लोग शिकार भी होते हैं, इसको लेके क्या कदम उठाया जाएगा? आप कह रहे हो वो गोंद की बात कह रहे हो, नहीं, मिस्री में भी कुछ आपके एक प्रतिष्ठित अखबार ने जब उन लोगों को अरेस्ट किया, जो हमला हुआ जिसको अरेस्ट किया, उन लोगों ने कहा कि ये हमारी 6 महीने पुरानी की कुंदक है, इसमें गैंगवार की या बदमाशी का कोई रोल नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका प्रतिष्ठित अखबार कह रहा है। इसके अलावा भी काफ़ी घटनाएं शहर में होती रहती है, गांव में होती रहती हैं। हर बदमाशी के ऊपर, हर क्राइम के ऊपर तुरंत एक्शन हुआ है और तुरंत अरेस्ट हुआ है। एक भी आप ऐसा केस बता दीजिए जिसमें अरेस्ट ना हो, चाहे वो छपार का हो, चाहे वो गोंद का हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो। सरकारी अस्पताल की बात करते हैं, यहाँ जो सुविधा होनी चाहिए थी वो अब तक दिखाई नहीं दे रही। हालांकि मंत्री जी ने भी काफ़ी बार मुद्दे उठाए हैं। अल्ट्रासाउंड मैंने दादरी के डीसी साहब को भी भेजा था, वहाँ सरप्राइज एसडीएम साहब को भी भेजा था और मैं खुद भी गया था। और सेशन के दौरान, आने वाले सेशन के दौरान या मैं मंत्री जी से मिलूँगा, बहन आरती राव से, और इस हॉस्पिटल को एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल आप बहुत जल्द देखेंगे। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस का अब तक नहीं बन पाया, तो क्या लगता है हरियाणा में कांग्रेस में आपसी गुटबाजी? नहीं, आपसी गुटबाजी को नई बात थोड़ी ना कांग्रेस में, आज से नहीं, हम तो कभी से देखते आ रहे हैं। चौधरी बसंतलाल चौधरी बंसीलाल के टाइम से देखते आ रहे हैं गुटबाजी कांग्रेस की, ये कोई नई गुटबाजी नहीं है। लेकिन क्या है कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार, दीपेंद्र हुड्डा त्याग नहीं कर सकते ये। इनको लोकसभा भी इनको चाहिए, राज्यसभा भी इनको चाहिए, पीसीसी प्रेसिडेंट भी इनका ठप्पा मारने वाला चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन भी इनको चाहिए, विधानसभा भी इनको चाहिए, चीफ मिनिस्टर भी इनको चाहिए। आज जो प्रेजेंट सिनेरियो है विधानसभा का, 87 से पहले को तो मेरे को याद नहीं, 87 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सिंगल पार्टी अपोजिशन में 37 MLA हैं, अपना नेता नहीं सुन पा रहे। क्या है ये गुटबाजी है और क्या है? कांग्रेस के अंदर बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत समझदार लीडर हैं, बहुत जानकार लीडर हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, लेकिन क्या है, उनको क्यों नहीं बना पा रहे लीडर ऑफ अपोजिशन? क्योंकि ये लोग त्याग नहीं कर सकते। ये चाहते हैं कि सब कुछ हमारे पास आए, सब कुछ रोहतक में आए। क्यों आए भाई? अशोक अरोड़ा जी को बनाओ ना, किसने रोका? डॉक्टर रघुवीर का ध्यान है, 7 बार के MLA हैं, सीनियर MLA हैं, उनको बनाओ लीडर ऑफ अपोजिशन। कांग्रेस में और बहुत सारे नेता हैं जिनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के लायक हैं, लेकिन ये लोग अपना स्टैंप बनाना चाहते हैं, खुद बनना चाहते हैं या अपनी स्टैंप बनाना चाहते हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी एक भी सीट नहीं लेके आई। उनका यानी कि जो प्रदर्शन था वो इस बार बिल्कुल डेड रहा। तो क्या लगता है कि जो उनका जो हरियाणा में होना चाहिए था, किसकी कमी मानते हैं? अब इस बात का तो मैं जवाब क्या दे पाऊँगा? इस बात का जवाब तो उसी पार्टी के नेता दे पाएंगे कि वो रिजल्ट क्यों नहीं दे पाई। बहरहाल जो ये इलेक्शन था, ये इलेक्शन बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का था, बल्कि मैं तो कहता हूँ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का भी नहीं था, ये इलेक्शन बीजेपी वर्सेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा का था और लोगों ने उनको नकार दिया। लोगों ने देखो 2014 में 47 सीट आई थी, 47 सीट आई थी, 2019 में 40 सीट आई थी, अब की बार 48 सीट आई थी। तो क्या है ये लोगों का विश्वास है, ये लोगों का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, ये लोगों का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, ये विश्वास है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी पर, ये विश्वास है मनोहर लाल खट्टर पर, और ये विश्वास है नायब सिंह सैनी जी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तो एक लहर थी, जबरदस्त लहर थी कांग्रेस की, और हर कोई ये मान रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, फिर भी उनका ये हाल है। क्या करें? जनता ने नकार दिए। क्या था? पिक एंड चूज पॉलिसी थी। आप पीछे देखेंगे 2019 में कांग्रेस ने कंडीशन लगाई 75+, 75 से ऊपर वालों को टिकट नहीं देंगे। मेरे पिताजी की टिकट कटी उस कंडीशन को कि भाई 75+ उम्र हो गई। अब की बार क्यों नहीं लगाई भाई? 75+ अगर कंडीशन लगाते हैं, परमानेंट कंडीशन रहनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम कांग्रेस को या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शूट कर रही थी 75+ की। अब की बार वो शूट नहीं कर रही थी, इसलिए हटा दी। ये तो पिक एंड चूज की पॉलिसी होगी ना उनकी। उनको जिस इलेक्शन में उनको फ़ायदा दिख रहा है
कि भाई अब की बार फ़ायदा है तो 75+ की कंडीशन हटा दो। अब की बार ये लग रहा है कि 75+ की कंडीशन लगाने में टिकट जिनकी कट रही है उनको कटने से उनको फ़ायदा होगा, कंडीशन लगा दो। सर पूरे रुझानों की बात करें तो कांग्रेस के रुझान दिखाई दे रहे थे। एक हाँ जी। सरकार रुझानों की बात करें तो कांग्रेस के रुझान दिखाई दे रहे थे, कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही थी। जबकि जो सीटें अब आई हैं 2014 में एक तरफा लहर थी मोदी सरकार की, भाजपा सरकार की, उसमें भी इतनी सीटें भाजपा नहीं दे गई थी। तो क्या मानते हैं? हाँ, तो मैं क्या मानूँ, ये तो आप लोग देखो ना कि जनता कितना प्यार करती है भारतीय जनता पार्टी को कितना प्यार करती है, सरकार को कितना प्यार करती है। एक बटन से 25,000 नौकरी लगे, आप साथी हैं सारे, आप एक भी बता दो कोई गलत नौकरी लगा तो सारे गरीब घरों के लगे, सारे इंटेलिजेंट बच्चे लगे। और मेरे पास आज तक कोई ये कहने नहीं आया कि भाई मेरा बच्चा क्यों नहीं लगा। सारे ये कहने आए कि जी इससे बढ़िया सरकार नहीं होनी, नहीं तो रोहतक झज्जर की सुपारी ढूंढनी पड़ती है हमारे को, रोहतक के सरपंचों को ढूंढना पड़ता, रोहतक की रिश्तेदारी ढूंढनी पड़ती। अब हम हमारे बच्चे पेपर दे के आए, इंटरव्यू दे के आए, अपने लगे। भाजपा सरकार का इतना विरोध होने के बावजूद इस प्रकार की जीत मान क्या भाई भाजपा सरकार का विरोध कहाँ था? लोकतंत्र में सरकार का विरोध है, पार्टी का विरोध है या नहीं है, उसका पैमाना क्या है? उसका पैमाना तो चुनाव ही है। जब चुनाव में स्पष्ट बहुमत दे दिया हरियाणा की जनता ने तो फिर विरोध कहाँ था? चंद लोगों का विरोध था, कांग्रेसियों का विरोध था, आम जनता का प्यार था। आम जनता आज भी प्यार करती है, आगे भी करेगी। चुनाव के समय आपका माइनिंग को लेकर बयान खूब वायरल हुआ। मेरा बयान नहीं था, वो दीपेंद्र उजाला तो वायरल हुआ, दीपेंद्र उजाला। लेकिन बावजूद इसके अब भी दादरी क्षेत्र में अवैध रूप से माइनिंग जो चल रही है या ओवरलोडिंग जो वाहन चल रहे हैं, उसको लेकर आप क्या? नहीं, देखो वो दीपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया कि 5 तारीख को वोट दो, 8 तारीख को माइनिंग बंद कर देंगे। अब कांग्रेस के साथी ये कह रहे हैं कि गलत बयान, गलत तोड़ मरोड़ के बयान पेश किया। मेरे पास वीडियो है, आप कहो तो मैं सुना सकता हूँ। उन्होंने क्लियर ये कहा था कि 5 तारीख को आप कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस प्रत्याशी को वोट दो, 8 तारीख को हम माइनिंग बंद कर देंगे। मैंने यही कहा था, क्यों करते हो माइनिंग बंद? आज दादरी शहर की जो मार्केट है वो 2 चीज़ों से चलती है। एक झाड़ली के पावर प्लांट से, जो उसकी लेबर है, जो टेक्निकल स्टाफ है, जो ऑफिसर हैं, वो सारे खरीदारी करने दादरी की मार्केट में आते हैं। दूसरी दादरी शहर की मार्केट की जान क्रशर जोन है, माइनिंग जोन है, वहाँ हज़ारों की तादाद में लेबर है, टेक्निकल आदमी है, कोई ट्रैक्टर ले रहा है, कोई ढाबा खोल रहा है, कोई ऑटो स्पेयर की दुकान खोल रहा है, कोई किसी चीज़ की दुकान खोल रहा है। चैन सिस्टम है, चैन सिस्टम में जितने भी लोग वहाँ से बेनिफिशरी होंगे वो खरीदारी करने कहाँ जाएंगे? वो खरीदारी करने दादरी शहर की मार्केट में आएंगे। नुकसान किसको होगा? नुकसान ग्रामीण इलाके को भी होगा जो बेचारा अपना काम धंधा कर रहे हैं, नुकसान शहर को भी होना था। उनके बयान से मैंने उस चीज़ का विरोध किया है। सर, ओवरलोडिंग जो वाहन चल रहे हैं, माइनिंग से ही निकल के आ रहे हैं, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान सड़कों को हो रहा है। जी, ये बहुत जल्द बंद होते देखेंगे कंप्लीट तौर पर। कोई गाड़ी वाला खुश नहीं है, कोई ट्रक वाला कोई भी खुश नहीं है ओवरलोड चला के। वो कह रहे हैं कि या तो सबकी बंद हो जाए तो हम ठीक रहेंगे, सारी बंद करेंगे, टोटल बंद करेंगे, 100% बंद। अवैध माइनिंग की बात करें सर, अवैध माइनिंग का जो असर है वो ग्रामीण इलाके के ऊपर काफ़ी पड़ रहा है, और जो गांव की बात करें तो कुछ शिकायतें आई हैं अवैध माइनिंग की भी। अभी पीछे माननीय मंत्री जी आए थे हमारे, कृष्णलाल पंवार जी, उनके सामने ही बात आई थी। वो चंडीगढ़ लेवल पर मीटिंग करके बहुत जल्द उसके ऊपर एक्शन होगा। सर, दादरी शहर बिल्कुल छोटा है और समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। अभी सरकार का विधायक भी है, तो वो जो विकास की छड़ी वो कब तक घूम जाएगी दादरी? वो बहुत जल्द। आज मैंने पब्लिक हेल्थ की मीटिंग भी बुलाई थी और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि चंडीगढ़ लेवल के अधिकारी दादरी आके उनको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिखा के, और जो दादरी शहर के पब्लिक हेल्थ के ऑफिसर हैं उनके साथ कंबाइंड मीटिंग बुला के बिल्कुल सारी की सारी, और मास्टर प्लान के तहत, ये नहीं कि मैंने कह दिया सीवर डाल दो सीवर डल जाएगा ना, मास्टर प्लान बनवा के एक साथ सारे शहर के अंदर गड़ी वाइज एक ही टाइम में पानी की लाइन भी डलेगी, उसी दिन सीवर की लाइन भी डलेगी। जब वो सीवर लाइन और पानी की लाइन डल जाएगी तो विदिन 2 और 3 डेज हमारे म्यूनसिपल कमेटी उसके ऊपर गड़ी बना देगी, ताकि लोगों को, जनता को परेशानी कम से कम हो। रोहतक रोड पे रेलवे ब्रिज बनना है, उसके बारे में रोहतक रोड की रेलवे ब्रिज का टेंडर हो चुका है, नेगोशिएशन हाई पावर परचेज कमेटी में 4 दिन पहले फाइनल हो गई है। और मेरी कल भी बात हुई थी कि आने वाले वो अधिकारी तो ये कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर काम शुरू कर देंगे। मैंने उनको ये कहा कि 1 महीना रहने दो, जैसे तुम 1.5 महीने में शुरू कर दो। तो उन्होंने मेरे को वादा किया है कि 1.5 महीने के अंदर जो रोहतक रोड का फ्लाईओवर का काम है वो शुरू हो जाएगा। 334 बी जो
हाईवे है उसकी आपने मैनिफेस्टो में बात की थी, उसका काम कब तक? बिल्कुल, वो झज्जर से लेके और लुहारू तक कंप्लीट 4 लेन सर्वे हो रहा है। आप उन गांव में जाके पता कीजिए, सारी जगह पैमाइश हो चुकी है। बहुत जल्द लैंड एक्वायर करके और 2026-27 से पहले 26 से पहले काम शुरू हो जाएगा। एक सर जो आवारा पशु हैं उनके लिए दादरी के अंदर जगह नहीं है। ये बड़ी भारी समस्या है भाई, ये अकेली दादरी की नहीं है, ये पूरे उत्तर हरियाणा की समस्या है। इसका स्थायी समाधान मेरे को लगता नहीं मेरे लेवल की बात है, क्योंकि अकेले दादरी क्षेत्र की बात होती तो मैं स्थायी समाधान करवा देता, लेकिन ये पूरे उत्तर भारत की समस्या है। ये तो सेंटर लेवल पर ही बात करके इसका स्थायी समाधान कुछ ना कुछ आवारा पशु में गौशाला में छोड़ा है, लेकिन उसका बजट बिल्कुल हादसे हो चुके हैं, बिल्कुल हादसे हो चुके हैं, मेरे संज्ञान में है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को नॉलेज में नहीं है, मेरे हर चीज़ संज्ञान में है, लेकिन इसका अस्थायी समाधान बहुत जल्द करवाएंगे। भाजपा सरकार गौशाला के लिए बजट देती थी, इसके लिए वो आवारा पशुओं को गोवंशों को रखने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन अब पिछले कुछ 4-5 सालों से वो बजट बंद कर दिए गए और गौशाला ने भी आवारा पशु रखने के लिए बंद कर दिया। वो मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं बहुत जल्द इस मामले में मुद्दा उठा के बात करके आपको बिल्कुल मैसेज कन्वे करूँगा कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि आयोग भी बनाया था पीछे मेरे याद है। अब एट प्रेजेंट क्या है क्या नहीं है वो मैं बता सकता हूँ। लास्ट में दादरी की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? देखो, दादरी की जनता को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि उनके अच्छे दिन दादरी के आने वाले हैं, और मैं आप लोगों के माध्यम से उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि दादरी शहर की वजह से दादरी शहर में मैं 5000 वोट से ज़्यादा जिताया हूँ और मेरी टोटल जीत 2000 की लगभग की है। तो मैं दादरी शहर का और तमाम दादरी हल्के का आप लोगों के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरे 10 गाँव सोमवार तक पूरे हो जाएंगे, शहर कंप्लीट हो जाएगा आने वाले 31 दिसंबर तक। मैं हर वार्ड में हर गांव में धन्यवाद करने जाऊंगा, मुँह मिठा कराने जाऊंगा। आप लोगों के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दादरी।